समस्त श्रोताओं, छात्र छात्राओं, शोध छात्रों एवं ज्योतिष प्रेमियों के लिए डॉक्टर आशीष जैन का नमस्कार। मैं समस्त अभ्यर्थीगणों का डॉक्टर आशीष जैन यूट्यूब चैनल पर आप स्वागत करता हूं। आज हमें पंचांग के तृतीय अंग, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं, के विषय में आज हमें विशेष जानकारियों को जानना है, समझना है, जिससे हम बहुत अच्छे से अपनी ज्योतिष की गणनाओं को कर सकें और एक सफल ज्योतिषाचार्य के रूप में आप उभर कर के सामने आए। यही मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है। तो आज सीधा मैं विषय से जुड़ रहा हूँ, नक्षत्र के विषय में। इस क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूँ। नक्षत्र किसे कहते हैं? ज्योतिष शास्त्रों में उल्लेख है और इसकी परिभाषा दी गई है। सूर्य जिस मार्ग में भ्रमण करता है उसे क्रांति वक्र या मेरु छिन्न समानांतर प्रोत वृत्त कहते हैं। क्रांति वृत्त के दोनों तरफ 180 अंश का कटिबंध प्रदेश होता है, अर्थात टोटल 360 अंश का कटिबंध प्रदेश होता है। उसे हम राशि चक्र कहते हैं और इसे हम भचक्र भी कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार कई ताराओं के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। आकाश में नक्षत्रों का पंक्ति चक्र रहता है, जिसे भचक्र या राशि चक्र कहा जाता है, जो 360 अंश का होता है। इसके 13 अंश और कुछ मिनट को तय करने में चंद्रमा को जितना समय लगता है वह नक्षत्र कहलाता है, अर्थात 13 अंश का एक नक्षत्र होता है। परिभाषा समझ में आपको आ गई होगी कि एक भचक्र होता है, राशि चक्र होता है, जो 360 डिग्री में होता है। उसको हम डिवाइड करते हैं, कटिबंध होता है, 180 अंश पर कटिबंध प्रदेश होता है। तो क्रमशः वह 13 अंश चलता चला जाता है और 13 अंश चलता है तब तो उस 13 अंश का एक नक्षत्र माना जाता है। सूर्य जिस मार्ग में भ्रमण करता है। नक्षत्रों की संख्या, ये सबसे मुख्य प्रश्न है। जैन ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष में थोड़ा सा मतांतर मिलता है नक्षत्रों की संख्या को लेकर के। जैन ज्योतिष शास्त्रों में अभिजित नक्षत्र को मान्यता प्रदान की गई है, जिससे नक्षत्रों की संख्या 28 हो गई है, जबकि वैदिक ज्योतिष ग्रंथों में नक्षत्रों की संख्या 27 ही बताई गई है। ज्योतिर्विदों का मत है कि उत्तराषाढ़ की अंतिम 15 घटी और श्रवण नक्षत्र के प्रारंभ की 4 घटी के काल प्रमाण को, अर्थात 19 घटी काल प्रमाण को 28वां नक्षत्र अभिजित कहा जाता है या अभिजित बनता है, जो 19 घटी का होता है, जिसे जैन आगम ग्रंथ धवला जी की, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, धवला जी की चौथी पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 318 पर धवलाकार ने अहोरात्र के 30 मुहूर्तों के प्रकरण में दिवस संबंधी रौद्रादि से भाग्य पर्यंत तक 15 मुहूर्तों में 8वें स्थान पर अभिजित मुहूर्त का वर्णन किया है। नक्षत्रों के नाम, जो हमने 27 नक्षत्र बताए हैं, उन नक्षत्रों के नाम कौन कौन से हैं ये भी आपको जानना अनिवार्य रहेगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं बहुत सामान्य तरीके से आपको बोलता चला जा रहा हूँ। मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। अब यहाँ से अभिजित नक्षत्र भी प्रारंभ होता है, जिसको हमने संख्या में नहीं डाला है। तो ये अभिजित नक्षत्र भी होता है। इसके उपरांत होता है श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र होते हैं।
इन नक्षत्रों का ज्योतिष में बहुत उपयोग होता है। हम उसकी उपादेयता के विषय में चर्चा करते हैं आपसे। नक्षत्रों की उपादेयता एवं उपयोगिता ज्योतिष में महत्वपूर्ण है। नक्षत्रों के आधार से मुहूर्त निर्माण, रोग चिकित्सा, जन्म कुंडली निर्माण, वर वधू के गुणों का मिलान, चोरी गई वस्तु का ज्ञान, जल वृष्टि, मेघ गर्भ। आचार्य भद्रबाहु जी ने भद्रबाहु संहिता में मेघ का गर्भ, जल वृष्टि, यात्रा, तारा, भौमादि फल, तो इन सब का विभाजन नक्षत्र के आधार पर, यहाँ तक कि आचार्य भद्रबाहु जी ने स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, अनाजों में चना, गेहूँ, तिलहन में तिली, सरसों आदि जो अनाज हैं, इन अनाजों के कब भाव घटेंगे, कब बढ़ेंगे, यहाँ तक कि अगर आप विदेशों में किस भाव से सोना बिक रहा है, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, आदि आदि बाजार से संबंधित बहुत सारी गणनाएं भी नक्षत्रों के आधार पर, नक्षत्रों के घटनाक्रम के आधार पर आचार्य भद्रबाहु जी ने भद्रबाहु संहिता जैन ग्रंथ में की है। और ये अनेक शुभ अशुभ कार्यों का ज्ञान एवं विचार भी नक्षत्र के आधार पर होता है। यहाँ तक कि नक्षत्रों के आधार पर हम रोगों की चिकित्सा भी कर सकते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा विज्ञान दिया है। जैसे मेघ विज्ञान भी ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों के आधार पर है, और चिकित्सा शास्त्र भी, जिसे हम नक्षत्र चिकित्सा के नाम से जानते हैं, वह नक्षत्रों के माध्यम से चिकित्सा की जाती है। नक्षत्रों के अनुसार जन्म नक्षत्र के आधार पर हम व्यक्ति का जातक के लिए कौन सा वृक्ष उसके लिए सबसे शुभ होगा, कौन से वृक्ष से हवन अनुष्ठान किया जाए तो उसका उपाय बहुत जल्दी शीघ्र हो जाएगा। तो आदि आदि बहुत सारे विषय हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको और बताऊंगा। कभी अभी आप बेसिक तौर पर आप इस चीज़ को सीखें, समझें, जानें। नक्षत्रों की संज्ञाएँ, ये भी सबसे बड़ी चीज़ है और इसको हमें समझना अनिवार्य है। नक्षत्रों की संज्ञा निम्नलिखित हैं: ध्रुवम, चरुग्र, मिश्रम, क्षिप्रम, तीक्ष्ण, मृदुलिंगा, ऊर्ध्वादि चौर पंचको एताः नक्षत्रा संज्ञका। इस प्रकार से ध्रुव संज्ञक, चर संज्ञक, उग्र संज्ञक, मिश्र संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, तीक्ष्ण संज्ञक, मृदु संज्ञक, पुरुष संज्ञक, स्त्री संज्ञक, नपुंसक संज्ञक, जो लिंग शब्द का प्रयोग किया है ये तीनों लिंगों के लिए लिया गया है। यहाँ पर ऊर्ध्वादि, यहाँ पर ये दिशाएं जो हैं ऊर्ध्व संज्ञक, अधो संज्ञक और त्र्यक संज्ञक। चौर शब्द का जो प्रयोग किया है नष्ट वस्तु ज्ञान में जो नक्षत्रों की संज्ञाएं हैं, जैसे कि अंधलोचन, मंदलोचन, मध्यलोचन, सुलोचन, ये संज्ञाएं हैं। तथा पंचक नक्षत्र, इस प्रकार से नक्षत्रों की ये संज्ञाएं हमने आज जानी, और इन्हीं आधार पर नक्षत्रों का फल भी हमें प्राप्त होता है। और ये संज्ञाएं ही बताती हैं कि कौन सा नक्षत्र कौन सी संज्ञा वाला है और किस संज्ञा वाले नक्षत्र में कौन सा कार्य हमें करना है। तो हमने नक्षत्रों की संज्ञाएं जानी, नक्षत्रों की उपादेयता को समझा, नक्षत्रों के नाम जाने और नक्षत्रों की संख्या तथा नक्षत्र की परिभाषा, नक्षत्र किसे कहते हैं। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है इसको आप शेयर करें, आप लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप का कमेंट्स हमारे लिए मनोबल बढ़ाने में निमित्त होगा। साथ ही आप अपने प्रश्न भी कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष जैन हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। तथा तब तक के लिए अगले वीडियो में हम आपके लिए पुनः पंचांग के जो चौथा अंग है वह है योग। इस विषय में मैं आपको एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर आशीष जैन का नमस्कार।